बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीजा ने मन आपको मेजर आदिल राजा का सलाम पहुंचे। आज की इस लाइव स्ट्रीम में मैं आपको खुशामदीद कहता हूं। आज 1 जनवरी सन 2023 है। आपको नया साल मुबारक हो। अजीजा ने मन, इस वक्त महकमे में आग लगी हुई है। महकमा क्या है? जो फौजी आपस में बात जब करते हैं तो आईएसआई को वो कहते हैं महकमा, महकमे की नौकरी चल रही है आजकल। जब अफसर फौजी अफसर जाता है आईएसआई में, डेपुटेशन के ऊपर जाता है या परमानेंट पोस्ट होता है, तो वो वहां आपस में गपशप में कहते हैं कि मैं महकमे में जा रहा हूँ। आईएसआई का नाम नहीं लिया जाता, टैबो है, सीक्रेटिव है, जो भी है, लेकिन अंदर जो जार्गन है उसके अंदर हम एक दूसरे को कहते हैं कि जी महकमे में नौकरी कर रहा है। क्यों? क्योंकि जी वहां पे ना वर्दी पहननी होती है, ना उस तरह का मिलिट्री डिसिप्लिन होता है। आप अपनी मर्जी से जाते हैं, बड़े बड़े बाल भी आप रखते हैं कवर के लिए, यूनिफॉर्म आपने पहनना नहीं होता। डेली वो फौजी जो डिसिप्लिन होता है उस तरह नहीं होता। एक फर्क किस्म का माहौल होता है। जिस तरह सिविलियन महकमे होते हैं उसी तरह एक महकमा है, तो लोग आपस में गप करते हैं कि महकमा जो है ना, महकमे की नौकरी हो रही है। तो इसलिए मैंने आपको क्लैरिफाई कर दिया कि जब मैं महकमा बोलूं तो आप खुद ही समझ जाइएगा कि महकमे का क्या मतलब है। महकमे का मतलब है आईएसआई। महकमे में इस वक्त जनाब मन आग लगी हुई है। एक तो पिछले से पिछला जो मेरा वीलॉग है उसके बाद मुख्तलिफ तरीकों से दोबारा ये डिस्कशंस जो है वो इंटरनल विंग के अंदर, महकमा बहुत बड़ा है और महकमा इस वक्त भी अपना किरदार अदा कर रहा है। काउंटर टेररिज्म ड्यूटीज के ऊपर जो सीटी है, मुख्तलिफ सेक्शंस है महकमे के, हर सेक्शन अपना काम कर रहा है। लेकिन ये जो सी, जो सबसे बड़ा सेक्शन है इंटरनल विंग, जिसको सी कहते हैं, और जो एम है, ये एम मीडिया उसका आगे टूल ही है। असल तो इंटरनल विंग डीजीसी ही होता है, और जो उसका इस वक्त डर्टी हैरी उसका डीजी है। ये डर्टी हैरी वाली जो पार्टी है ये सबसे बड़ा महकमे का जो है हिस्सा है और पूरे पाकिस्तान के अंदर फैला हुआ है। तो उनको एक तो, और इंटरनेशनल लोगों को भी वो इन्फ्लुएंस बाकी सेक्शंस को भी करते ही है, तो उनमें बड़ी शदीद किस्म की जो है वो बेचैनी है पिछले से पिछले वीलॉग के बाद कि जी अभी आदिल राजे का एक तो पहली बात ये है कि मुंह किस तरह बंद किया जाए, इसमें बड़ी शदीद बेचैनी है। मुख्तलिफ तरीके जो है ये पहले आजमा चुके हैं। यहाँ के महकमे, जो यूके की जो एजेंसीज हैं मुझे प्रोटेक्ट कर रही हैं, इस वजह से ये मुझे हिट नहीं कर पाए। अब दोबारा एक रिन्यूड विगर के साथ ये किसी तरह जो है मेरा मुंह बंद करने की इस वक्त, एक तो पहली ये बात है कि ये बातचीत चल रही है शिद्दत के साथ महकमे में। इन्होंने अफसरान की उखाड़ पछाड़ की, बेतहाशा के खामोश मुजाहिद कौन है, बेतहाशा अफसरान को उठा के दाएं बाएं मारा। बड़े अरसे ये समझते रहे। एक थ्योरी इन्होंने इवन चीफ तक को ये बताई, नए चीफ को, कि जनरल फैज हमीद के नेटवर्क का हिस्सा है, उसको जनरल फैज हमीद खबरें दे रहा है, जनरल फैज हमीद के रिसोर्सेज दे रहे हैं। वो भी पिछले से पिछले वीलॉग में 180 थ्योरी जो है वो ठुस होगी सारी की सारी। जिस तरह इनकी थ्योरी ठुस हुई थी ना कि रजीम चेंज ऑपरेशन कर दो और अवाम कुछ नहीं करेगी, तो हमारी तो स्ट्रेटेजिक कंपल्शन है, कर दो, खिंच जाओ और काम चल जाएगा। तो इसी तरह ये भी इनकी थ्योरी थी कि मैं फैज हमीद का नेटवर्क हूं, वो काबू नहीं आई। वो थ्योरी भी अभी फेल हो गई है। अब आपको पता है कि ये मुख्तलिफ चीजों से जो है किस तरह मेरे ऊपर अटैक किया जाए, हमला किया जाए। मेरे अपने रिश्तेदार के जरिए, जो कि इस वक्त एक सीनियर आर्म्ड फोर्सेस ऑफिसर हैं जनरल रैंक के, उनके जरिए, सगे रिश्तेदार के जरिए मुझे मशवरा दिलवाया कि इंग्लैंड छोड़ दो। जाहिर बात है इंग्लैंड में मुझे हिट नहीं कर पा रहे, पकड़ नहीं पा रहे, उनके काबू नहीं में आ रहा, तो तुम कनाडा चले जाओ। तो कनाडा में मेरे अपने जराये ने मुझे बताया कि हमारे पास कॉम्प्रिहेंसिव नेटवर्क है महकमे के पास, कि आपको मार भी देंगे और लगेगा भी हादसा, तो इसलिए आप जहां बैठे हो वहीं पे बैठे रहो। अब नए इन्होंने जो है तरीके वारदात ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बड़ी डिस्कशन, जितनी इनको पाकिस्तान के हालात के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए, अपने गिरबान में झांकना चाहिए, अपनी हरकतें ठीक करनी चाहिए, उसके बजाय ढटाई के साथ ये मुझे काउंटर करने के लिए लगे हुए हैं कि कोई नया मुकदमा मेरे ऊपर करवा दे पिछले से पिछले के ऊपर। एक मुकदमा इन्होंने पहले मेरे ऊपर कराया हुआ है, दुनिया में कोई मिसाल नहीं है। हाजिर सर्विस इनका सेक्टर कमांडर इंटरनल विंग पंजाब आईएसआई का जो है ब्रिगेडियर राशिद नसीर ने मेरे ऊपर यहाँ पे यूके के अंदर मुकदमा किया हुआ है, डिफेमेशन सूट। और इनका ख्याल है कि उसकी वजह से शायद जो है वो बहुत कुछ, और वो मुकदमा इसलिए था कि मैंने जिमनी इंतखाबात के अंदर, जो पंजाब के जिमनी इंतखाबात थे, जो क्लीन स्वीप किया पीटीआई ने, उसके अंदर जो धांधली का पूरा प्लान था, वो मेरे जराये ने मुझे बताया और वो मैंने अपने जराये को रेफरेंस करते हुए इनको बता दिया। इन्होंने किसी जो है वो आगे उसके ऊपर कवर करने के लिए इंडिविजुअल इनको कोई चाहिए था, कोई राजी नहीं बन रहा था, कोई बंदा अफेक्टेड शायद ना मिल रहा हो। बहरहाल ब्रिगेडियर राशिद नसीर, जिसको मुख्तलिफ लोग मिस्टर एक्स भी कहते हैं, आप अच्छे तरीके से जानते हैं, उनको थ्रू इन्होंने मेरे ऊपर एक मुकदमा करा दिया जो कई महीनों से यहाँ पे चल रहा है। उसका क्या सामने आएगा, बातें वो भी पता चल जाएंगी। मेरे ख्याल के अंदर जो है वो किसी अच्छे वकील से मशवरा कर लेना चाहिए था मुकदमा करने से पहले, क्योंकि दुनिया में कहीं ये मिसाल नहीं मिलती कि एक मिलिट्री इंटेलिजेंस ऑफिसर या एक मुल्क की इंटेलिजेंस एजेंसी का
हाजिर सर्विस सीनियर अफसर जो है वो दूसरे मुल्क में अपने ही शहरी के ऊपर अपनी जो है वो डिफेमेशन का सूट करे, और उनको पता चलना चाहिए कि ये जिस मुल्क में वो कर रहे हैं सूट, वहां पे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। और उसके अलावा इनको यूनाइटेड नेशन ह्यूमन जो यहाँ पे ह्यूमन राइट्स हैं, वो जो चीज मतलब अजीबो गरीब सी लगती होगी पाकिस्तान में, वो यहाँ पे है। उसके बाद पब्लिक गुड के लिए जो बात की जाती है उसके ऊपर डिफेमेशन नहीं बनती है, और आपने जो हरकतें की हैं उसके बेताशा सबूत मौजूद है जो पूरी दुनिया को पता चलेंगे। उसी तरह जो आप अगला करना चाहते हैं तो सो बिस्मिल्लाह आ जाए, पूरे वेस्टर्न प्रेस को पता चलना चाहिए कि क्या बात असल में है। जो बातें सीगा राज में जब वो अदालत में सामने आएंगी तो फिर वो रिपोर्ट भी होंगी, तो सो बिस्मिल्लाह। लेकिन ये अभी मैंने आपको बताना था कि एक तो महकमे में ये आग लगी हुई है एक तरफ के किसी तरह काउंटर करें, लेकिन उसके साथ साथ वजह क्या बनी हुई है? वजह ये बनी हुई है कि डर्टी हैरी जो है वो अपने आप को इंडिस्पेंसिबल साबित करना चाहता है प्रेजेंट चीफ के लिए, क्योंकि प्रेजेंट चीफ जनरल आसिम मुनीर को लाने में उसने लॉबिंग की है, बड़ी सिवियर किस्म की लॉबिंग की है, इंतहाई वाजा। मैं इसके ऊपर मेरे जराये का ये दावा है जो मैं आपके साथ शेयर करता रहा हूं, और मेरे जराये का ये भी दावा है कि नून लीग के साथ भी, लीडरशिप के साथ भी डर्टी हैरी के बड़े करीबी ताल्लुकात हैं। तो उसने पॉलिटिकल अपना जो सेटअप नून लीग के ऊपर अपना सारा लगाया हुआ है दाव, और लेकिन पहले दिन से उसने हर चीज स्टेक पे रख के जनरल 76 लॉन्ग कोर्स के अफसरान के जो है दुश्मनी मोल लेके, जनरल फैज हमीद, जनरल नजर अब्बास, उनके अलावा जनरल नोमान हो गए, लेकिन वो तो खैर शरीफ आदमी है, उनका इसके अंदर ताल्लुक नहीं है, लेकिन जो खतरनाक आदमी अफसरान है और जनरल आमिर हो गए, उनकी दुश्मनी मोल लेके इन्होंने ओटीएस के चीफ के लिए लॉबिंग की। तो इसलिए अपने आप को इंडिस्पेंसिबल साबित करना चाहता है, हालांकि आर्मी चीफ के पास बेतहाशा रिसोर्सेज होती हैं और सिर्फ एक डीजीसी उनके लिए इंडिस्पेंसिबल नहीं हो सकता। आगे चल के ये बात भी इंतहाई वाजे हो जाएगी, और इंशाल्लाह ये बात जो है ये कट्टा चट्टा सारे का सारा इंशाल्लाह ताला यूके की अदालतों में जब खुलेगा, तो वेस्टर्न मीडिया जब इसको रिपोर्ट करेगा, तो फिर मुझे वो मेरे वकला की तरफ से मशवरा दिया जा रहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले करें या बाद में करें। वो बहरहाल वो यहाँ के मीडिया के सामने जब आएगी स्टोरी तो उसके ऊपर फिर बात करेंगे। लेकिन इस वक्त आपसे बात करनी है कि महकमे के अंदर अंदरूनी लड़ाई बड़ी शिद्दत इख्तियार कर गई है, क्योंकि यहाँ पे मारखोरों का हरामखोरों के साथ मुकाबला चल रहा है। इस वक्त जो है बहुत विजिबल डिवाइड है महकमे के अंदर, जो अफसरान हैं, जो ओल्ड गार्ड, ये जो हरकतें बाजवे की जो बाकियात हैं और जो हरकतें बाजवा करके गया है वो उसके शदीद मुखालिफ हैं। महकमे के अंदर, आईएसआई के अंदर अफसरान ने अपनी जानों के नजराने बड़े अरसे से देते चले आ रहे हैं, और इनकी कोर स्ट्रेंथ जो महकमे की है वो आईएसआई के परमानेंट ऑफिसर्स की है। उसके अलावा वहां पे सीनियर फौजी अफसरान भी जो वहां पे कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर लगे हुए हैं, वो एक बहुत बड़ी, जितनी फौज की तादाद है तकरीबन उतनी तादाद ही आपकी आईएसआई की भी है, जो अपनी कोर फौज की तादाद है। तो उसके अंदर जो मेजोरिटी इस वक्त नजर आ रही है आपको 80% से 85%, मैं आपको एक रफ फिगर दूंगा, वो हक के साथ खड़े में, सच के साथ खड़े में, पाकिस्तान की बेहतरी चाहते हैं। और जो ये मुसल्लत बाजवाई बाकियात ऊपर आला तरीन ओहदों के ऊपर मुसल्लत हुई नहीं है और अपने आप को इंडिस्पेंसिबल साबित कर रही हैं, नए आर्मी चीफ के लिए करना चाहती हैं, उनके खिलाफ जो है वो आवाजें हक बुलंद कर रहे हैं। हालांकि इन्होंने पूरा का पूरा महकमा, पूरा आईएसआई उखाड़ पछाड़ दिया, लेकिन इनसे अब तक जो है ये तमाम बातें जो है सामने आ रही हैं। ये जो मुकदमा करने की आप बातें कर रहे हैं और मुझे मारने की बातें कर रहे हैं, उसके बजाय मैंने तो कहा था वीलॉग के अंदर, बड़ी सादी सी मैंने बात की थी कि अगर मैं झूठ बोल रहा हूं, अगर ये बात सच नहीं है, अगर ये मेरे जराए जो कुछ बता रहे हैं ये सब कुछ झूठ है, तो फिर फौज की तरफ से ऑफिशियली डीजीआईएसपीआर आके बता दें कि इस तरह की कोई इंक्वायरी नहीं हो रही जनरल फैज हमीद के ऊपर। तो वो तो हुआ नहीं, उल्टा दाएं बाएं ऊपर नीचे से आगे पीछे से आप लोग आने शुरू हो गए। कभी कहते हैं कि नहीं जी 5,000 अफसर का बल्क, मैंने कभी भी नहीं कहा कि बल्क रेजिग्नेशन आया है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रेजिग्नेशन आया है। इसको बहरहाल क्लैरिफाई कर लें, जो अफसरान का इस वक्त पेंडिंग जो रेजिग्नेशन पड़ा हुआ है, आई स्टैंड बाय व्हाट आई हैव सेड एंड स्टैंड बाय माय सोर्सेज। तो ये भी आपको बात वाजे हो जानी चाहिए। अब आते हैं जो महकमे के अंदर इस वक्त फाइट हो रही है उसके ऊपर, कि ये क्या सिलसिला चल पड़ा है। इसका डायरेक्ट बराह रास्त ताल्लुक जो है वो इसने शिद्दत पकड़ी अरशद शरीफ शहीद के असैसिनेशन अटेम्प्ट के ऊपर। आपको याद होगा कि मैंने एक वीलॉग किया था साहिल समुंदर के ऊपर बैठ के, और मैंने कहा था कि मेरे जराए का ये दावा है कि अरशद शरीफ शहीद का जो असैसिनेशन अटेम्प्ट है वो आईएसआई की तरफ से ही की गई है, फरमाइशी कत्ल था और ये डर्टी हैरी का ऑपरेशन था। लेकिन इससे पहले डीजीसीटी, डायरेक्टर जनरल काउंटर टेररिज्म को, जिनके इनिशियल मैंने आपको उस वीलॉग में बताए थे कि खे और फे से शुरू होते हैं, उनको, और बाद में मैंने सवाल भी किया डीजीआईएसआई और डीजीआईएसपीआर ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो मैंने उनसे सवाल किया कि यार डीजीसीटी
और मैं आपको बताता चलूं, लोग कहेंगे मेजर जनरल डीजीसीटी होता है, नहीं, वो रिटायर्ड ब्रिगेडियर थे और वही डीजीसीटी थे। खे से खालिद, फे से फरीद, ब्रिगेडियर खालिद फरीद। अब मैंने पूछा कि ब्रिगेडियर खालिद फरीद को हटाने की क्या वजह थी, उसके ऊपर भी ये चुप थे। अब ये बात मेरे जराए का मजीद, ये उस वक्त जो दावा था, नाम मुझे उस वक्त भी बताया गया था, लेकिन मैं ब्रिगेडियर खालिद फरीद को इस मुश्किल में नहीं डालना चाहता था कि मेरी वजह से उनके खिलाफ जो है कोई नए किस्म के मुकदमे शुरू हो जाएं। लेकिन मेरे चुप रहने के बावजूद भी ब्रिगेडियर खालिद फरीद के ये पीछे पड़ गए, क्योंकि शायद इनिशियल्स दिए थे, या फिर उसकी एक बहुत बड़ी वजह जो मुझे ये बताई जा रही है, मेरे जराए ये दावा कर रहे हैं कि आईएसआई में जो इस वक्त महकमा है, महकमे के अंदर 85 से 85% अफसर जो हैं वो हक के साथ खड़े हो गए हैं और वो हक और सच का हर सूरत में साफ दे रहे हैं। और ये असल में तो स्पाइज है ना, असल में तो ये महकमे के जो इंटेलिजेंस ऑपरेटर असल तो ये है। ये जो इंटेलिजेंस ऑपरेटर है, इनको काम करने का तरीका भी आता है कि किधर से हिट करना है और किस जगह से हिट करना है। जो खामोश मुजाहिद हैं, उनको पता है कि खामोश जंग किस तरह लड़नी है, क्योंकि खुलेआम अगर वो कहते हैं कि अगर हम जंग लड़ेंगे तो सिर्फ खुदकुश हमला ही होगा ना, और हम जानों का नजराना पेश कर देंगे, हमें किसी और से रिप्लेस कर देंगे, काम तो फिर इनका वही चलता रहेगा। इस मामले को हमने ठीक करना है। ये जो मसला पाकिस्तान में नासूर है और उसके ऊपर बैंडेज के पट्टी पे पट्टी की जा रही है, इस पट्टी को, इस बैंडेज को उखाड़ना है। तकलीफ तो होगी उखाड़ने में, लेकिन उखाड़ के इस जख्म को हवा लगने देनी है ताकि जख्म जो है वो भरे। इन मामलों पे बातचीत करनी बहुत जरूरी है। सर प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप लोगों ने महकमे के अंदर आप लोगों ने महकमे के अंदर जो है वो ये बात महकमे ने फैलाई तमाम के तमाम वेटरन्स ऑफिसर्स को पूरी दुनिया में कि आदिल राजा जो है वो दुश्मन का एजेंट है, कहीं रॉ का एजेंट, खबरें भी आप लोगों ने चलवा दी। लेकिन सर इस वजह से होता क्या है कि लोग फिर खुद इतने पागल तो नहीं है ना, जिनको आप, इनके आईक्यू लेवल है, लोग फिर आते हैं, फिर सुनते हैं, लोग फिर खुद अपना जहन से देखते हैं, सोचते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन को कोलैबोरेट करते हैं कि आदिल राजा क्या बात कर रहा है। और जब सुनते हैं और तो उसके बाद वो अपना इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि नहीं ये तो ठीक बात कर रहा है। माफी चाहता हूं। ये तो वो तो कहते हैं जी आदिल राजा तो ठीक बात कर रहा है, ये तो जो भी बात कर रहा है ये तो हक सच के ऊपर बात है, क्योंकि मामलात अंदर बंद दरवाजों के पीछे बिहाइंड क्लोज डोर्स यही है। तो जनाब मन, जो अरशद शरीफ की शहादत के ऊपर मैंने वीलॉग में दावा किया कि ब्रिगेडियर खालिद फरीद को कहा गया था, मैंने इनिशियल्स बताए लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया, तो फिर डर्टी हैरी ने यह ऑपरेशन किया और उसमें फहीम रजा भी इन्वॉल्व था, मैंने आपको बताया था। और कीनिया में ये ऑपरेशन जीएसयू के जरिए मैंने आपको बताया था कराया गया, और वहां पे जीएसयू को बताया गया कि ये दहशतगर्द है और वहां पे पैसे पहुंचाए गए, लंदन से इसका लिंक मैंने आपको बताया था, पैसे लंदन से पहुंचाए गए। बहुत बेताशा कवर करने के बाद बीबीसी ने आपको बता दिया जी, कंफर्म करके कि हाँ जीएसयू का लिंक है और ये कोई हादसा नहीं था, इसमें भी एक बैरूनी साजिश थी। जो फैक्ट फाइंडिंग टीम है उसने भी आपको बताया कि जी ये बाकायदा तौर के ऊपर उन्होंने भी ये बताया कि इट वाज अ कॉम्प्रिहेंसिव, ये मर्डर था पूरे का पूरा। उसमें फिर मैंने आपको बताया था कि दुबई से डिपोर्ट करने में अरसलान सत्ती का नाम है, तो अरसलान सत्ती अभी खुल के सामने आ गया है। उसको फाइनेंशियल करप्शन की वजह से, जो जनरल बाजवा के लिए कहा जाता है, जराए का ये दावा है कि जी मुबैना तौर पर जनरल बाजवा और जनरल फयाज हमीद के लिए वो पैसे लॉन्डर कर रहे थे, पता नहीं कितने फ्लैट है, कितनी प्रॉपर्टीज हैं, कितने पैसे हैं, जो कि दुबई के अंदर ये अरसलान सत्ती कर रहा था काम। उससे पहले इस्लामाबाद में बड़ा मशहूर था, डिप्टी डायरेक्टर आईएसआई का। मेजर अरसलान इज अनदर गाय, ठीक है, ट्राई प्लीज, जो प्राइम मिनिस्टर का एडीसी था। और दूसरा वो डायरेक्टर रहमत की लोग जो बात कर रहे हैं, वो मैंने पिछले वीलॉग में कर ली है बात, दोबारा उसके ऊपर नहीं जाऊंगा। लेकिन मैंने आपको अरशद शरीफ के सारे के सारा जो ताने बाने हैं वो डर्टी हैरी से साथ मिलते बताए थे। और फिर अरशद शरीफ शहीद की वालदा ने भी अपनी तहकीकात के मुताबिक एफआईए की जो सीनियर ऑफिसर्स जो हैं आईबी और एफआईए के जो कर रहे थे, उनकी रिपोर्ट की रोशनी में भी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जो दरखास्त दी उसमें जनरल बाजवा का नाम था, डर्टी हैरी में जनरल फैसल नसीर का नाम था, इसमें फहीम रजा का नाम था, इसमें कल नोमान का भी नाम बहरहाल डाला गया था, और उसके अलावा जो वहां पे वकार है और वो जो दूसरा खुरम है उसका भाई, उसका नाम डाला गया था। आई एम सॉरी, मैं एक आध अगर नाम मिस कर रहा हूं तो मैं जुबानी बोल रहा हूं। तो ये बात तो साबित होगी कि जो मैंने वीलॉग आपको किया था अरशद शरीफ की शहादत के फौरन बाद, मैं कोशिश करूंगा कि लिंक इस डिस्क्रिप्शन में डाल दूं, अभी तक मैंने डाला नहीं है उस वीलॉग का। वैसे मेरी ट्विटर प्रोफाइल सोल्जर स्पीक पे भी आपको मिल जाएगा, ये मैं यूट्यूब चैनल सोल्जर स्पीक के अपनी डिस्क्रिप्शन के अंदर भी डाल दूंगा लिंक उस वीलॉग का। अगर आपने नहीं देखा तो आपको पता चल जाए, ताकि आप कोरिलेट कर सके कि मैं जो चंद माह पहले आपको जो बात बताई थी वो किस तरह सच साबित हो रही है। जीएसयू का लिंक बीबीसी की रिपोर्ट फरज जावेद ने की, वहां पे जाके बीबीसी उर्दू के लिए की है, अंग्रेजी में भी उन्होंने रिपोर्ट की, वो बात सच साबित हुई, ठीक है।
उसके बाद जो है ये बैरूनी तलक का लिंक साबित हुआ। जिन लोगों का नाम मैंने आपको पहले दिन ही अरशद की शहादत के फौरन बाद अपने जराये के मुताबिक बताया था, उनके नाम सामने आ गए, अरशद शरीफ की फैमिली सामने लेके आ गई। कहा यह जा रहा है कि जो गलतफहमी की कोई बुनियाद के ऊपर इतनी बड़ी बात नहीं करता सर, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अरशद शरीफ शहीद की फैमिली जो है वो भी फौजी फैमिली है पूरी की पूरी, आप अच्छे तरीके से जानते हैं, और सारे फौजी हैं, उनके अंदर भी सर्विंग फौजी भी शामिल हैं, सबको अंदर खाते पता है कि क्या चल रहा है। और इस वक्त मैं आपको कहता हूं कि मारखोरों और हरामखोरों की जो लड़ाई है उसमें मारखोर जीत रहे हैं, मारखोर सही इंफॉर्मेशन हर सही बंदे को पहुंचा रहे हैं। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। और ये खामोश मुजाहिद है, ठीक है, असल मारखोर ये है, असल नंबर वन ये है, नंबर वन और नंबर वन का मुकाबला है, नंबर वन और नंबर वन का, और नंबर वन 85% है इस वक्त, और इंशाल्लाह वही जीतेंगे। तो ये इस सारी सिचुएशन के अंदर जो है अभी फौरी तौर के ऊपर ये सारे के सारे मामलात जब सामने आए तो मैं आपको बताऊं कि ब्रिगेडियर खालिद फरीद के ऊपर वापस आते हैं। आपको मिसाल देता हूं, ये जो मालखोरों और हरामखोरों की लड़ाई है, मेरे जराये का ये दावा है कि एक बंदा है जी बड़ा मशहूर, खालिद लंगो, ये बलोचिस्तान का फाइनेंस मिनिस्टर था, एडवाइजर था या फाइनेंस मिनिस्टर था। इसने अरबों रुपए की खरबों रुपए की करप्शन की, बलोचिस्तान में बड़ी आम सी बात है, अक्सर लोग पकड़े जाते हैं। इसके अलावा भी ये 7 साल पहले ब्रिगेडियर खालिद फरीद सेक्टर कमांडर थे बलोचिस्तान में, अभी रिटायरमेंट के बाद वो डीजी सिटी लगे थे, जो अरशद शरीफ की शहादत के वक्त थे वो, उस वक्त वो हाजिर सरबस थे और ब्रिगेडियर खालिद फरीद सेक्टर कमांडर बलोचिस्तान थे, और उन्होंने बेतहाशा करप्शन केसेस जो हैं वो 7 साल पहले खोले, नैब के मुकदमे बनवाए उनके ऊपर। हालांकि जराये का ये दावा है कि उनको ऑफर्स किए गए, अरबों रुपए ऑफर्स किए गए, वहीं पे डर्टी हैरी भी रहा है, और जराये का दावा है कि डर्टी हैरी अरबों रुपए बना के आया। डर्टी हैरी के ऊपर जो है वो स्मगल गाड़ियां जो है वो अरबों रुपए का, खरबों रुपए की स्मगल करने का जो है वो करप्शन की इंक्वायरी भी चल रही थी, उसके बावजूद उसको प्रमोट कर दिया गया। ये दोनों असल सुपर स्पाई, ये डर्टी हैरी को सुपर स्पाई कहते हैं, डर्टी हैरी डर्टी है, असल सुपर स्पाई जो है वो उनका कॉन्टेम्पररी ब्रिगेडियर खालिद फरीद है। ये आईएसआई के महकमे के जराये का दावा है, ठीक है। तो जब ये बलोचिस्तान में कोयटा में थे तो वहां पे इन्होंने बेतहाशा बड़े बड़े लोगों के ऊपर जो है हाथ डाला, और बजाय इसके कि पैसे खुद कमाते, इन्होंने उन पे नैब के मुकदमे बनाए। उनको ब्रिगेडियर खालिद फरीद को इंतहाई आला तरीन सरकारी एजाजात से नवाजा गया हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से। इस वजह से 7 साल पहले जो उन्होंने मुकदमे बनाए खालिद लंगू वगैरह के ऊपर, उसके रिकॉर्ड इस वक्त मौजूद है। लेकिन हाल में ये जो एनआरओ 2 दिया, चोरों की हुकूमत लाई गई, चोरों को हुकूमत में बिठाया गया, चोरों को बाजवे ने हुकूमत में बिठाया, एनआरओ 2 लाया, और उस एनआरओ 2 से फायदा उठाते हुए खालिद लंगो जैसे लोग जो हैं वो बाहर निकल आए। देखें, ये मैंने आपको पहले बताया था कि ब्रिगेडियर खालिद फरीद को इनकार करने के ऊपर अरशद शरीफ शहीद की जो मुबैना तौर के ऊपर असैसिनेशन अटेम्प्ट थी, उसके ऊपर जो है जो असैसिनेशन के ऑर्डर्स दिए गए कि जी काउंटर टेररिज्म, डीजी काउंटर टेररिज्म को कि आप इनको या आप एक ऑपरेशन करोगे, उन्होंने सिरे से इनकार किया। उन्होंने कहा ये बिल्कुल गलत है, उनकी शदीद मुखालफत की, उसकी वजह से उनको ओहदे से हटा दिया गया, डीजी सिटी के ओहदे से हटा दिया गया। वो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर रिटायरमेंट के बाद आईएसआई में लगे हुए थे। मेरी इतलात ये भी है कि उनको वो वहां से फौरी तौर के ऊपर हटा दिया गया और उनका कॉन्ट्रैक्ट भी कैंसिल कर दिया गया। ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना मैं आपको गालिबन बता रहा हूं, लेकिन बहरहाल डीजी सिटी के तौर पे वहां पे लगे हुए थे, वो उनको फौरी तौर के ऊपर वहां से हटा दिया गया। अब उनके हटाए जाने के बाद उनके ऊपर जो है वो उनको ये खालिद लंगो जैसे जो लोग हैं जिनको एनआरओ 2 की वजह से मुकदमे उनके ऊपर अभी खत्म हो गए हैं, ये जराये का ये दावा है कि ये लोग, और बिलियंस के इनके ऊपर मुकदमे थे, इन लोगों को इसके आसपास जो कॉन्टेम्पररीज हैं, इसके जो साथी हैं, उनको ब्रिगेडियर खालिद फरीद के ऊपर छोड़ दिया गया। और कोयटा में मीडिया को यह बताया गया, अब कोयटा में मीडिया बेचारे, उन बेचारों की कोई जरूरत नहीं है कि आईएसआई के सेक्टर कमांडर, चाहे वो साबका सेक्टर कमांडर हो, उसका नाम भी लेके कोई बात कर सके। इन्होंने बाकायदा एक मीडिया ट्रायल शुरू किया ब्रिगेडियर खालिद फरीद का कि जनाब ये बंदा करप्शन के अंदर इन्वॉल्व था, अगर वो करप्शन में इन्वॉल्व था तो उसने तुम्हें जेल क्यों भेजा भाई, और तुम्हारे साथ और लोगों को क्यों जेल भेजा। ये बहरहाल जराये का ये दावा है, जराये ये दावा करते हैं, महकमे के जराये ये दावा करते हैं कि ब्रिगेडियर खालिद फरीद को अब डर्टी हैरी निशाना बना रहा है, इसलिए कि उन्होंने इनकार किया। और इनका ख्याल है शायद कि ब्रिगेडियर खालिद फरीद की साइड से ये इंफॉर्मेशन लीक की जा रही है, हालांकि अल्लाह मेरा गवाह है कि ब्रिगेडियर खालिद फरीद के साथ ना तो मैंने कभी कभी सर्व किया है, ना मैंने कभी उनसे कभी कोई बात की है। मुझे उनका सिर्फ और सिर्फ ये बातचीत जो पता चल रही है और काफी अरसे से पता चल रही है, पिछले 2-3 महीने से, मैंने मुख्तलिफ जराये से, मुख्तलिफ जगहों से मैंने कंफर्म किया, कोई भी एक भी हलाली मारखोर जो है ना महकमे का, वो ब्रिगेडियर खालिद फरीद के बारे में गलत बात नहीं करता, तारीफ ही करता है सिर्फ, और कहता है कि यार हलाली बंदा है। और उस हलाली बंदे ने जो है वो इनके साथ मथा टेका अरशद शरीफ की शहादत का। और अभी अरशद शरीफ की शहादत के ऊपर अगर आप सिर्फ और सिर्फ ब्रिगेडियर खालिद फरीद की इस बात सामने आ जाएं,
तो ये दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा मामला यहाँ पे। इस तरह तो फिर जिस तरह ये जराए बता रहे हैं और यही मामला है इस वक्त यहाँ पे, आप बजाय इसके दाएं बाएं ऊपर नीचे से है आप स्ट्रेट अवे डिनाइल कर दिया करें ना कि यार ये बात झूठी नहीं है। लफाफियों को जो आप लॉन्च करते हैं, लफाफों को लॉन्च करने के बजाय एक ऑफिशियल स्टेटमेंट निकाल दिया करें ना कि नहीं ये बात नहीं है, इस तरह नहीं है, ये बात है इसी तरह है, फिर इसकी वजह ये है, इसीलिए आप इसको डिनाई नहीं करते ना बातों को। आप उल्टा करते हैं नहीं गद्दार है फलाना, फलाने के ऊपर ये कर दो, मतलब इसको मरवा दो, इसको चुप करवा दो। वही पुराना सर 80s और 90s वाला अगर फॉर्मूला आप चलाते रहेंगे तो किस तरह चेंज आएगी ये। इन जख्मों को हील करने के लिए ये बातचीत करनी पड़ेगी, इस मसले को जो है वो खत्म करना पड़ेगा, इस मसले को जो है वो ठीक करना पड़ेगा। और ये ब्रिगेड खालिद फरीद का सिर्फ मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं जिसकी वजह जो ब्रिगेड खालिद फरीद जो है वो महकमे पूरे आईएसआई के अंदर हरदल अजीज ऑफिसर है। मेरी मालूमात के मुताबिक हर किसी जिससे भी पूछा है वो उनकी तारीफ ही करता है। और उसके पीछे डर्टी हैरी पड़ गया, अभी हाथ धो के उन कुत्तों छोड़ दिए हैं और कुत्ते भौंकने के लिए छोड़ दिए हैं। और जाहिर बात है कि उनको शदीद खतरा है, लेकिन अब खतरा हद से गुजर गया है, इसलिए इसके ऊपर बात करना बहुत जरूरी है। मेरे जराए जो महकमे के अंदर मौजूद है, सीनियर हलकों के ऊपर भी उनकी तरफ से भी मुझे ये कहा गया कि आप इसके ऊपर अभी बात करें, बहुत जरूरी है, अवाम को पता चले कि ब्रिगेडियर खालिद फरीद को जो है वो टारगेट किया जा रहा है। और दूसरा, अवाम यार आप लोग गालियां निकालना शुरू हो जाते हो, फौज को और सारी की सारी फौज को रगड़ देते हो या सारी की सारी आईएसआई को रगड़ देते हो। हालांकि ये जो इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं ये भी तो यार इन्हीं महकमे के अंदर से, इसी आईएसआई के अंदर, इन्हीं इदारों के अंदर से, इसी फौज के अंदर से जो खामोश मुजाहिद है, अफसरान है जो लड़ रहे हैं वही प्रोवाइड कर रहे हैं ना। तो यहाँ पे अच्छे लोग मौजूद हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान आगे चल रहा है। खुदारा प्लीज जो है ना अपना ज़हन इस्तेमाल करें। और देयर इज अ वेरी थिन लाइन डिफरेंस बिटवीन बहादुरी और बेवकूफी में बहुत ही एक लकीर है, उस लकीर को पार मत करें। अल्लाह मेरा गवाह है, मैंने अभी तक पार नहीं की। और जो ये बात करें, और दूसरा मैं आपको ये बताता चलूं, मैंने 26 अक्टूबर 2022 को मैंने ट्वीट करके पूछा था डीजीआईएसपीआर को टैग करके, जब ये कॉन्फ्रेंस हुई थी डीजीआईएसआई की और डीजीआईएसपीआर की, कि डीजी काउंटर टेररिज्म आईएसआई ब्रिगेडियर खालिद फरीद को उनके ओहदे से क्यों हटाया गया, इन्होंने किस काम से इनकार किया था। और मैंने फिर 27 तारीख को लिखा, हैरानगी है कि किसी साफी ने डीजीआईएसआई से आज इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह सवाल नहीं पूछा। सवाल पूछा तो वो सलीम साफी साहब ने यह पूछा कि हम कोई लफाफी हैं, हमें लफाफी कहते हैं, आप बताएं ना प्लीज ना, आप बताएं लोगों को, आपके पास तो लिस्ट होगी, इनके खिलाफ कार्रवाई करें। सलीम साफी भाई इतना भी क्या है यार, आप नहीं है लफाफी तो आपको क्या जरूरत है परेशान होने की। आपने पूछना था असल में यह कि खालिद फरीद साहब को ओहदे से क्यों हटाया गया, कोई जवाब नहीं आया। तो अल्टीमेटली फिर कल मैंने ये बात आपके सामने रखी कि डीजी सीटी आईएसआई ब्रिगेडियर खालिद फरीद को अरशद शरीफ शहीद के कत्ल से इनकार पर सजा दी जा रही है। खालिद लांगू जिसको ब्रिगेडियर खालिद फरीद ने कोयटा में अरबों रुपए की करप्शन पर पकड़ा, इनको डर्टी हैरी ने एनआरओ 2 की वजह से आजाद करवाकर खालिद फरीद पर भोंकने के लिए क्यों छोड़ा गया है। और मैं आपको बताऊं ये जो वाकयात इस वक्त बलूचिस्तान में हो रहे हैं, बाप पार्टी को लाया गया तो जराए ने यह भी इल्जाम लगाया कि 7 अरब रुपए जो है वो दिए गए। ठीक है, ये मेरी ट्विटर प्रोफाइल के ऊपर एक भाई आके कहते हैं, कंफर्मेशन करते हैं, जो जाम कमाल की हुकूमत हटाने के लिए 7 अरब रुपया जीएचक्यू में जनरल बाजवा को दिया गया, ये इल्जाम लगाया जराए ने मेरे बराह रास्त। ठीक है, ये इल्जाम लगाया और मैंने पूछा भी कई दफा कि पिंडी में 7 अरब रुपया किसको दिया है, लेकिन चुप रहे सारे के सारे। मैंने उसके बाद ये बात भी पूछी कि ब्रिगेडियर खालिद फरीद के खिलाफ करप्शन किंग खालिद लांगू की हफ्जा सराई पर एफआईआर जो है वो कब दर्ज होगी। यार आपने ए टू जेड सबके ऊपर जो है कोई बात करने के ऊपर कर दी, वो उसके उस अफसर के ऊपर आप नहीं करते। फिर मैंने ये भी ना कहा है कि कभी नहीं होगी, क्योंकि ये जो इस जैसे हरामखोरों को डर्टी हैरी ने अपने सेक्टर कमांडर के साथ मिलकर ब्रिगेडियर खालिद फरीद पर छोड़ रखा है, जिनका कसूर अरशद शरीफ शहीद की शहादत के को शहीद करने से, कत्ल करने से इनकार था। ये मैंने आपको इंतहाई बात जो है वो क्लियर वाज़े तौर के ऊपर बता दी थी। और मैंने आपके साथ ये भी कहा था कि इंशाल्लाह जल्द डर्टी हैरी और लांगू का कट्टा चाटा खोलेगा। ब्रिगेडियर खालिद फरीद जैसे अफसरान पाक फौज और आईएसआई का फख्र है, जिन्होंने खुद माल बनाने की जगह मॉल ऑफर करने वालों हरामखोरों को कानून के कटहरे में खड़ा किया, मगर वही इनका जुर्म ठहरा क्योंकि रजीम चेंज करके चोरों को हुकूमत दे दी गई। ट्रेजेडी ऑफ एरर्स, दोबारा वही का वही, सारे का सारा वही काम चलता चला आ रहा है। ये कब तक चलता चला आएगा। खालिद लांगू से इन्होंने वीडियोस बना के रिलीज कराई, अब मीडिया ट्रायल शुरू करवा दिया। क्यों, वजह आपके सामने मैंने रख दी है। और अगर ये झूठ है तो मैं अगेन चैलेंज करता हूं, हर वीडियो में चैलेंज करता हूं कि डीजीआईएसपीआर सामने आके कह दें कि यार ये झूठ है। एक दफा ही कह देना यार कि नहीं ये झूठ है, ये इस बात नहीं, इस तरह नहीं हो रहा काम, तो फिर अगले बातें भी सामने आ जाएंगी, अगली पार्टी भी सामने आ जाएगी उनको। तो ये बहरहाल दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन। और ये सिर्फ एक केस आइसोलेटेड नहीं है, इस वक्त बहुत बड़ी तादाद के अंदर आईएसआई के अफसरान जो है वो तज़ब्ज़ुब का शिकार है। वो आपस में जो गुफ्तगू हो रही है इस वक्त, अंदर अंदर खाते जो चल रहा है काम, वो एक खामोश जंग चल रही है।
खामोश जंग जो है, जिसको हक और बातिल की जंग है, और हक और बातिल की जंग जारी रहेगी हक की फतह तक, क्योंकि हक का खुदा है, हक सच की खुदा है, और हक ही की जीत होती है। बाकी वह तो इज्जु मन तशा है, वह तो जिल्लु मन तशा है। अल्लाह के हाथ में इज्जतें हैं, अल्लाह ताला ने इज्जत देनी है तो इज्जत मिलेगी। मैं कल यहाँ पे लंदन में गया तो अल्लाह ने इज्जत देनी थी, मैंने मास्क पहना हुआ था, टोपी सर पे, हुडी पहनी हुई थी, फिर भी भाई मेरे जो है मुझे पहचान के आगे, रात के 2 बजे भी आगे अजमेर रोड के ऊपर मिलने मुझे आगे। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। मानसेरे के हमारे एक भाई थे, एक और भाई थे, उनके साथ कुछ और। मैं बाहर सड़क के ऊपर निकला तो अंधेरा था वहां पे, थोड़ी देर के लिए सिर्फ जो है मैंने वो नीचे किया तो एक और भाई हैं, वो आगे, मेजर साहब आप फिर मैं कोशिश करता हूँ सिक्योरिटी थ्रेट की वजह से कि खुल के ना फिरूं, लेकिन ये है कि मैंने मास्क और ऊपर हुडी वगैरह पहनी हुई थी, और रात 2 बजे के वक्त में उसके बावजूद आपकी मोहब्बत है कि आप पहचान रहे हैं, आप एक्नॉलेज कर रहे हैं। और जो सच बंदा बोलता है यार, वो सच, आपका दिल आपको गवाही दे देगा कि बंदा सच बोल रहा है। और झूठे के मुंह के ऊपर, झूठे शख्स के ऊपर लानत, अल्लाह की लानत हो, झूठे बंदे का पता चल जाता है फौरी तौर के ऊपर। और आखिर में सिर्फ मैं ये कहूंगा कि ये पटवारियों को जो मिर्चें लगी हुई है, मुंह से बवासीर जारी है मेरी ट्विटर टाइमलाइन के ऊपर, उनको मैं कहूंगा एबटाबाद वाले डॉक्टर से अपना इलाज करा लो प्लीज। ये अगर आपको नहीं चैन आ रहा तो बड़ा बड़ा मेहरबानी। फिर आप कहते हैं मैं नहीं बात करता। हाँ, एक बात है, मैंने कल आपस में मैं बात कर रहा था, लोग इसके ऊपर मुख्तलिफ राय रखेंगे कि कितना मुश्किल है पब्लिक के अंदर निकलना। नवाज शरीफ साहब भी वहीं पे उसी इन्हीं रोड्स के ऊपर फिरते हैं, तो उनका निकलना और उनके साथ जो है वो जाहिर बात है, आगे से लोग किस तरह उनके साथ बर्ताव करते हैं, उनकी प्राइवेसी को इन्वेड करते हैं, वो भी जाहिर बात है। मुझे उनके लिए मेरे जहन में बात तो आई, लेकिन फिर साथ मेरे जो है वो बेगम ने कहा कि देखो वो उसमें और तुम्हें जमीन आसमान का फर्क है, उनका केस ही फर्क है सिरे से, वो किसी और चक्कर के अंदर लोग उनके तंग करते हैं। आपको तो मोहब्बत करने के लिए मिलके लोग मोहब्बत ही करते हैं, तारीफें करते हैं। आज तक कोई हेट का मुझे सामना नहीं करना पड़ा, मोहब्बत ही का सिर्फ सामना मुझे हुआ है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। वो मैं इसी अजमेर रोड के ऊपर जो है वो 2-3 हफ्ते पहले जा रहा था, ये अपने एहतशाम भाई के साथ, जो एहतशामुल हक है, वो जुमाइमा खान ने हमें बुलाया हुआ था। उसके बाद हमने फिर खाना खाने अजमेर रोड गए, तो सड़क क्रॉस कर रहे थे, तो सड़क क्रॉस करते हुए आवाज नारे आए, मेजर साहब जिंदाबाद, मेजर साहब जिंदाबाद। मैं हैरान परेशान, शलवार कमीज बास्केट मैंने वो पहनी हुई थी, ऊपर जैकेट पहनी हुई थी। वो हमारे भाई थे, वो डिलीवरी करने की जा रहे थे, शायद मोटरसाइकिल के ऊपर थे। तो अल्लाह का शुक्र है यार, लोग मोहब्बत करते हैं, लोग इज्जत करते हैं, और हक और सच के साथ बंदा खड़ा हो तो तभी आपको मोहब्बत और इज्जत मिलती है, नहीं तो सिर्फ और सिर्फ जिल्लत मिलती है। यहाँ पे फिर आपको सवाल पूछने पड़ते हैं कि हम कोई लफाफी हैं, आप इनको रोके ना। तो इसके साथ मैं इजाजत लेता हूँ आप लोगों से। इंशाल्लाह बशर्ते जिंदगी बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होगी। अमान अल्लाह।